तबाही का मंजर, आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे देहरादून के अंदर हालात बने। आपको हर एक तस्वीर के साथ अपडेट भी देंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं ट्रेंड्स में वो कौन कौन सी खबर है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। ये तमाम खबरें इस वक्त स्क्रीन पर आपकी हैं। सबसे पहले बात होगी, कई जगहों पर बादल फटा है, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही गठबंधन में खटपट हो रही है, आखिर क्यों, वो भी आपको बताएंगे। पोलैंड के बाद रोमानिया, पुतिन का नेटो टेस्ट लगातार जारी है, इस पर भी जानकारी देंगे। ईरान की पुकार, मिडिल ईस्ट में नया गठजोड़, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। और साथ ही टूरिज्म पर संकट कैसे आ गया है, ये भी आपको बताएंगे। कहां पर, ये भी आपको दिखाएंगे। बुने जाल में पाकिस्तान फंस गया है, कैसे? क्योंकि अभी सवाल ये उठ रहा है कि क्या एशिया कप से बाहर हो जाएगा क्या? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आपको आगे हम देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। तबाही का मंजर, फटा बादल बंद। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मानसून की मार फिर से कहर बनकर टूटी है। उत्तराखंड की बात करते हैं सबसे पहले। देहरादून में सहस्त्रधारा क्षेत्र में देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची है, जबकि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। दोनों राज्यों में नदी और नाले उफान पर हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राहत कार्य में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिससे और खतरे की आशंका बनी हुई है। देहरादून की बात करते हैं। सहस्त्रधारा कार्लीगढ़ क्षेत्र में मध्य रात्रि के आसपास बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। भारी बारिश के चलते तमसा नदी और सहस्त्रधारा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का कहर शुरू हो गया। सलोना मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि कई दुकानें, होटल्स, गाड़ियां और घर भी बह गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अपडेट के अकॉर्डिंग 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में रायपुर का दरअसल दौरा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति की निगरानी की और जिला प्रशासन को तुरंत ही राहत कार्य को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर जानकारी ली है और हर संभव मदद देने का भरोसा भी उनकी तरफ से दिलाया गया है। 30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा डोईवाला क्षेत्र में भारी बारिश से जाखर नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लाल तप्पड़ का पुल पूरी तरह से डूब गया है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और कई जगहों पर सड़कें भी बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने देहरादून सहित बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें 20 सितंबर तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी दी गई है। लगातार बारिश के चलते देहरादून में सभी स्कूल्स और आंगनवाड़ी केंद्रों में 16 सितंबर को छुट्टी घोषित की गई है। तपकेश्वर महादेव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर भी पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और सतर्क रहने की सलाह भी दी है। उधर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में आफत की बारिश ने कहर बरपाया है।
मंडी की बात करें, पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, जिससे नदियों का, नालों का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ गया है। धर्मपुर शहर में अचानक से पानी का सैलाब बाजार और बस अड्डे में घुस आया, जिससे बस अड्डा पूरी तरह से जलमग्न हो गया। वहां पर खड़ी कई बसें भी बह गई, जबकि दर्जनों दुकानें, स्टॉल और घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों का सारा सामान बर्बाद हो गया है और पूरे इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। मंडी में कई जगह सड़कें टूट गई हैं, जबकि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी प्रभावित हुआ है। अपडेट के मुताबिक अभी तक आधा दर्जन लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य टीमें इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं। आपदा प्रबंधन टीमों को यहां पर भेजा गया है, लेकिन खराब मौसम के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें 16 सितंबर के बाद भारी बारिश में कमी की संभावना जाहिर की गई। जून से अब तक हिमाचल में बारिश से 63 लोगों की मौत हो गई है और 40 अभी भी लापता हैं। दोनों राज्यों की जब हम बात करते हैं तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राहत कार्य इस वक्त चला रही हैं। उत्तराखंड में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से एक्टिव हैं, जबकि हिमाचल में स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय टीमों ने नुकसान का आकलन भी शुरू कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया और 1500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून की तीव्रता बढ़ रही है, जिससे ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो मौसम अलर्ट पर पूरी तरह से नजर बनाकर रखें और सुरक्षित भी रहें। स्थिति पर नजर भी रखी जा रही है और आगे हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लें, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, दोनों ही राज्यों में इस वक्त स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है, देख लेते हैं। गठबंधन में खटपट, कांग्रेस से आरजेडी से कांग्रेस का दो टूक। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जहानाबाद जिले से अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान के तौर पर देखी जा रही है। ये 5 दिवसीय यात्रा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और उजियारपुर जैसे 10 से 11 जिले हैं जिनसे होकर गुजरने वाली है और 20 सितंबर को वैशाली में इसका समापन हो जाएगा, जहां तेजस्वी कई विधानसभा क्षेत्रों में जन संवाद आयोजित कर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। यात्रा का मुख्य लक्ष्य है बिहार में नया बिहार का निर्माण करना, साथ ही वोटर अधिकारों की रक्षा, मतदाता लिस्ट में कथित हेराफेरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी इसका उद्देश्य है। ये यात्रा हाल ही में राहुल गांधी के साथ निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी की स्वतंत्र पहल मानी जा रही है, जो महागठबंधन की चुनावी रणनीति में एकला चलो वाले राग को ही मजबूत करता दिखाई दे रहा है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में इस मुद्दे पर होने वाली 2 अहम बैठकें टल गई हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की सफलता से जोश में है और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ सीटों के लिए कड़ा मोलभाव भी कर रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि वो 2020 के फॉर्मूले पर राजी है, जिसमें उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अच्छी और कमजोर सीटों का बंटवारा संतुलित जरूर होना चाहिए। कांग्रेस का यह दावा है कि 27 सीटें ऐसी हैं जहां वो सहयोगियों के साथ मिलकर जीत सकती है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह कहा है कि अच्छी सीटें वो हैं जहां 2020 में पार्टी जीती थी या 5000 वोटों से कम अंतर से हारी थी। पार्टी का यह भी कहना है कि सीट बंटवारे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को सारी मजबूत सीटें मिल जाएं और दूसरी को कमजोर। कांग्रेस का जोर है कि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर सीटें बांटी जाए ताकि महागठबंधन को फायदा जरूर हो। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 19 पर ही जीत हासिल की। 2015 में उसने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 जीती थी, लेकिन 2020 में
आरजेडी और अन्य सहयोगियों को दी गई सीटों की वजह से उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। अब कांग्रेस ये चाहती है कि उसे 19 जीती हुई सीटों के साथ साथ 8 ऐसी सीट भी मिले जहां वो 5000 वोटों के अंतर से हारी थी। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा ने बिहार में इंडिया ब्लॉक को काफी मजबूत किया है, जिससे वो जीत को लेकर आश्वस्त भी है। बिहार कांग्रेस के महासचिव शाहनवाज आलम ने कहा कि महागठबंधन का लक्ष्य एनडीए को हराना है और इसके लिए थोड़ा बहुत समझौता करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस साफ कर रही है कि उसे केवल वही सीटें नहीं चाहिए जहां आरजेडी या अन्य सहयोगी पहले हार चुके हो। अब देखना यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो मसला है वो कैसे सुलझता है और क्या ये गठबंधन एकजुट होकर एनडीए को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि जब सीट शेयरिंग की हम बात करते हैं तो इस पर अभी भी पूरी तरह से स्थिति क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसी वजह से पूरे के पूरे गठबंधन में मतभेद क्लियरली दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं सीटों को लेकर। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं व्हाट्सएप पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, एशिया कप 2025 की। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का अब क्या होगा, सवाल ये है, ये टीम आगे खेलेगी या फिर घर जाएगी? ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अपनी चली हुई चाल का नतीजा है। पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तो जैसे मिर्ची लग गई, उन्होंने उसे तिल का ताड़ बना दिया, उसे लेकर शिकायत कर दी। उस मैच के रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग कर दी और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो आईसीसी को धमकी भी दे डाली कि अगर उन्होंने एंडी पॉयक्रॉफ्ट को नहीं हटाया तो यूएई के खिलाफ अगला मैच नहीं खेलेंगे। मगर अब लगता है पाकिस्तान का दांव उसी पर भारी पड़ने वाला है और जिसके चलते उसे एशिया कप से बाहर भी होना पड़ सकता है। सवाल ये कि अब क्या पाकिस्तान वाकई एशिया कप से बाहर होगा क्या? एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई का मैच 17 सितंबर को खेला जाना है। यही वो मैच है जिसे लेकर पाकिस्तान की टीम ने बगावत की है। मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट को नहीं हटाए जाने पर उसमें खेलने से इनकार किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पाक टीम ने वो मैच नहीं खेला तो फिर टूर्नामेंट में उसका सफर आगे बढ़ेगा कैसे? पाकिस्तान के सामने ये सवाल यूएई की ओमान पर जीत और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी दी हुई धमकी पर आईसीसी के संभावित फैसले के बाद आ खड़ा हुआ है। अब बहुत सारे सवाल और भी हैं। 15 सितंबर को खेले मुकाबले में यूएई ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। यूएई की इस जीत के बाद 17 सितंबर को पाकिस्तान से होने वाला उसका मैच नॉकआउट बन चुका है। मतलब जो भी उसमें जीतेगा वो ग्रुप ए से भारत के साथ सुपर 4 में जगह लेगा। बहरहाल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईसीसी ने मांग ठुकराकर पीसीबी की सिरदर्दी अब और ज्यादा बढ़ा दी है। अब आगे देखना होगा होता क्या है। फिलहाल ट्रेंड्स में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।